Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Zaki Ahmed and I am physics lecturer in City College of Science and Commerce, Multan. Students, today I am here for the physics test discussion, first year, round 4, test number 5, and your syllabus was chapter number 9 and chapter number 10. So let's move to discussion, and question number 1 is, longitudinal waves do not exhibit option A, diffraction, option B, polarization, option C, refraction, and option D is reflection. स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या नहीं कर सकती, तो इन तमाम ऑप्शंस में से ऑप्शन बी पोलराइजेशन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि पोलराइजेशन के लिए वेव्स का ट्रांसवर्स होना ज़रूरी है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि पोलराइजेशन की कंडीशन ही ट्रांसवर्स वेव्स है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली मूव करते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली मूव नहीं करते, ये बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, जिसकी वजह से पोलराइजेशन की ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं होती। इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइजेशन नहीं कर सकते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग्स इज डार्क ड्यू टू ऑप्शन ए पोलराइजेशन, ऑप्शन बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड ऑप्शन डी इज रिफ्लेक्शन। सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग जो है, ये न्यूटन रिंग का जो सेंटर है वो डार्क क्यों होता है? तो इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर मैंने लिखा है द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म इज इक्वल टू 0 ड्यू टू विच रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड पाथ डिफरेंस इज λ/2। बेटा एयर फिल्म की जो थिकनेस है वो इक्वल टू 0 हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट की रिफ्लेक्शन होती है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और पाथ डिफरेंस हमारा λ/2 हो जाता है। और हमें पता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस होता है वो λ/2 होता है। यही वजह है कि न्यूटन रिंग का जो सेंटर होता है वो हमारे पास डार्क नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ऑप्टिकल रोटेशन, अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन देयर डेंसिटी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विस्कोसिटी, ऑप्शन सी कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, एंड ऑप्शन डी इज इलास्टिसिटी। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन देयर कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। ऑप्टिकल रोटेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस की जिसको हम यूज़ करते हैं, किस लिए? कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन को मालूम करने के लिए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अ सरफेस ऑन विच ऑल पॉइंट्स आर इन फेज इज कॉल्ड, ऑप्शन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑप्शन बी रे, ऑप्शन सी वेव फ्रंट, एंड ऑप्शन डी इज नन। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन सी हमारे पास है वेव फ्रंट।
आपकी बुक में वेव फ्रंट की डेफिनेशन भी दी गई है कि सच अ सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज नाउन एज वेव फ्रंट, कि ऐसी सरफेस जिसमें तमाम पॉइंट्स का फेज ऑफ वाइब्रेशन जो है वो सेम हो, उसको हम बोलते हैं बेटा वेव फ्रंट। अब डायग्राम में देखें कि अगर मैं इस डायग्राम में ये जो सेंट्रल स्पॉट है इसको मैं एक सोर्स कंसीडर करूं, एक ऐसा सोर्स जिसमें से रेज निकल रही हैं, और इस सोर्स के गिर्द मैं एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लूं, एक बाउंड्री को ड्रॉ कर लूं, तो आप ये देखेंगे कि इस सोर्स में निकलने वाली लाइट या रेज जो इस सोर्स में से निकल रही हैं वो इस बाउंड्री तक तमाम डायरेक्शंस में से इस बाउंड्री तक रेज जो हैं वो एक ही वक्त में पहुंचेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस सोर्स का जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेव फ्रंट। अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब हम मूव करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। द माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड ऑप्शन ए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऑप्शन बी थिकनेस ऑफ अ ग्लास प्लेट, ऑप्शन सी the distance with very high precision, and option D is optical rotation। आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स के माइकलसन इंटरफेरोमीटर को हम यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए क्या? आपकी बुक में ये जहां पर टॉपिक स्टार्ट होता है 9.7 माइकलसन इंटरफेरोमीटर, दिया गया है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट that can be used to measure distance with extremely high precision। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ बेटा? ऑप्शन सी, द डिस्टेंस विद वेरी हाई प्रेसिजन। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर को हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस को मालूम करने के लिए विद वेरी हाई प्रेसिजन। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ हम जाते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर लाइट ऑफ विच कलर द फ्रिंज विड्थ विल बी मिनिमम। कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किस कलर की लाइट की फ्रिंज विड्थ जो है वो मिनिमम होगी। ऑप्शन ए हमारे पास है वायलेट, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ग्रीन, एंड ऑप्शन डी इज येलो। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक रिलेशन देखते हैं फ्रिंज विड्थ का, या फ्रिंज स्पेसिंग भी इसको बोलते हैं। रिलेशन है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स लैम्डा क्या है हमारे पास? वेवलेंथ है, और डेल्टा वाई हमारे पास फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज स्पेसिंग। तो डेल्टा वाई और लैम्डा इन दोनों का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है बेटा कि अगर हम वेवलेंथ को इंक्रीज करें तो फ्रिंज स्पेसिंग भी इंक्रीज होगी, अगर हम वेवलेंथ को डिक्रीज करें तो फ्रिंज स्पेसिंग भी डिक्रीज होगी। अब हमारे पास इन 4 ऑप्शंस में से वायलेट कलर एक ऐसा कलर है बेटा जिसकी वेवलेंथ यानी कि जिसका लैम्डा सबसे कम है, और हमें पता है रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है, तो जिसका लैम्डा कम होगा उसकी फ्रिंज विड्थ भी कम होगी। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस कलर की फ्रिंज विड्थ जो है वो मिनिमम होगी। तो जाहिरी बात है जिसकी वेवलेंथ मिनिमम उसी की फ्रिंज विड्थ मिनिमम। तो स्टूडेंट्स वेवलेंथ वायलेट कलर की मिनिमम है और फ्रिंज विड्थ भी वायलेट कलर की ही मिनिमम होगी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए वायलेट। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन
ऑप्टिकल फाइबर काम करते हैं? किस प्रिंसिपल के तहत, किस असूल के तहत? चार ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास। ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑप्शन बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड ऑप्शन सी इज डायफ्रैक्शन। ऑप्शन डी इज इंटरफेरेंस। तो बेटा हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमारे पास बुक में भी मौजूद है, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। दिस में बी डन बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर्स दो असूलों पर काम करते हैं, जिनमें से एक असूल क्या है, एक प्रिंसिपल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और दूसरा है हमारे पास कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। अब आपके पास ऑप्शंस में एक ही इनमें से मौजूद है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो हम इसी को अपना करेक्ट आंसर कंसीडर करेंगे। हाँ, अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद होते, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन, दोनों अगर मौजूद होते, तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन दिया जाता, बोथ ए एंड बी, तो हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो यही हम अपना करेक्ट आंसर कंसीडर करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। नीचे दिए गए तमाम ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन स्पेक्ट्रोमीटर का पार्ट है? ऑप्शन ए है कॉलीमीटर, ऑप्शन बी है टर्न टेबल, एंड ऑप्शन सी इज टेलीस्कोप, और हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर के 3 मेजर पार्ट्स हैं, और 3 मेजर पार्ट कौन कौन से हैं? कॉलीमीटर, टर्न टेबल, टेलीस्कोप, तीनों हमें दिए गए हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन एट सम एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is equal to 90 degree, this angle is called option A deviation angle, option B critical angle, option C incidence angle, and option D is refractive angle। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि when at some angle of incidence the angle of refraction is equal to 90 degree, this angle is called। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? ऑप्शन बी, क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, दो मीडियम है हमारे पास, वाटर, और दूसरा मीडियम हमारे पास क्या है? एयर। ये सोर्स है, इस सोर्स में से जब रे इंसिडेंट होगी सरफेस पर, यहाँ पर जो एंगल 90 पर आएगी रे, इसको हम बोलते हैं, जो रे 90 का एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम। इफ द मैग्निफिकेशन M1 इज इक्वल टू 20 फॉर ऑब्जेक्टिव एंड M2 इज इक्वल टू 12 फॉर आईपीस, देन मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर M1 और M2 की वैल्यू दी गई है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पूछी गई है। तो सबसे पहले हम एक रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या है हमारे पास? M1 मल्टीप्लाइड बाई M2 इज इक्वल टू Q ओवर P इंटू 1 प्लस D ओवर F। अब हमारे पास जैसा कि M1 और M2 की वैल्यूज़ दी गई हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ करेंगे। M1 और M2 की वैल्यू पुट करते हैं 20, M1 की वैल्यू 20 है और M2 की वैल्यू है 12। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 240। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी 240। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन हमारे पास 240 है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11, यूजिंग
a graded index fiber, the time difference is reduced to about option A 33 nanosecond per 100 kilometer, option B 33 nanosecond per kilometer, and option C 1 nanosecond per kilometer, option D 1 nanosecond per 100 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है कि यूजिंग अ ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को इस्तेमाल करने से टाइम डिफरेंस रिड्यूस होता है कितना। तो आपकी बुक में ये दिया गया है, यूजिंग अ ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर द टाइम डिफरेंस इज रिड्यूस टू अबाउट 1 नैनो सेकेंड पर किलोमीटर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 1 नैनो सेकेंड पर किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी डिस्कशन एमसीक्यूज़ के हवाले से। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।